हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। फाइनली हमारा विंटर ब्रेक ओवर हो चुका है। बैक टू द वर्क मीन्स हमें दोबारा से स्टडी के ट्रैक पर लौटना है। आज हम इसी सीरीज में क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 73 यानी कार्यपत्रक संख्या 73 को डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार तथा स्थिति। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी इस वर्कशीट में टोटल 7+4 यानी 11 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 73 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 73 रहेगा। हमारा विषय एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें भूगोल का फर्स्ट चैप्टर भारत आकार तथा स्थिति है, उसकी दोहराई करने जा रहे हैं। उसको हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 16 जनवरी 2021। यहाँ पे हमें 3 और 5 मार्क्स के प्रश्न दिए गए हैं। वैसे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर स्रोत आधारित प्रश्न भी रहेगा, लेकिन अगर हम मार्क्स की बात करें, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को देखें, तो इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में 5 मार्क्स का नहीं आने वाला है। जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा और एक क्वेश्चन आपका मैप से रिलेटेड रह सकता है। तो यहाँ पर टोटल हमें 7 क्वेश्चन दिए गए, जो 5 और 3 मार्क्स में है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन सोर्स बेस्ड है, जिसमें हमें पैसेज दिया गया और उस पर बेस्ड 4 आसान से प्रश्न दिए गए, जिनको हमें हल करना है। हम फर्स्ट प्रश्न के साथ, पहला जो क्वेश्चन है उसके साथ शुरुआत करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लिखिए। हमें बताना है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। जो ग्लोब के ऊपर भूमध्य रेखा होती है, उसके समानांतर जैसे लाइन होती है, वो होती है अक्षांशीय रेखाएं, और जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने वाली रेखाएं होती है, लंबवत रेखाएं, वो रेखाएं होती है देशांतरीय रेखाएं। हमें बताना है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट, इसको मिनट बोलेंगे और यहाँ पे डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी यहाँ से 8 डिग्री, साउथ से अगर हम ले तो 8 डिग्री, और नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट। ये तो हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के अरुणाचल प्रदेश की साइड में अगर हम जाएं, पूर्वोत्तर की तरफ जाएं, तो वहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट की पूर्वी देशांतर की रेखा जाती है। यानी ये है हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। दोबारा से देख लीजिए कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ओके, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, कि 82 डिग्री 30 मिनट की जो पूर्वी देशांतर रेखा है, उसको भारत के प्रमुख यामोत्तर के रूप में क्यों चुना गया। ये प्रमुख यामोत्तर क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इंग्लिश में अगर हम कहें, यानी यहां से हमारा समय लिया गया। तो यहीं से ही समय क्यों लिया गया, 82.5 डिग्री ही क्यों? हम 68 डिग्री ले सकते थे, हम 97 डिग्री 25 मिनट ले सकते थे, यहां से क्या विशेष बात है, तो ये हमें बताना है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है, यानी कि 68 डिग्री गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जो 97 डिग्री 25 मिनट है, वहां तक कितना है, लगभग 30 डिग्री है। ओके, और सूर्य को 1 डिग्री को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्योदय के समय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है, यानी कि 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, और गुजरात में होता है 2 घंटे के बाद। तो काफी बड़ा अंतर हो गया। इस अंतर को कम करने के लिए हमने एक निर्णय लिया कि भारत के बीच में से जाने वाली रेखा कौन सी है, जो 82.5 डिग्री की रेखा है, उसको हमने यामोत्तर के रूप में, प्रमुख यामोत्तर के रूप में चुना है, ताकि जो समय के बीच में अंतर है वो कम हो सके। ओके, और दूसरा ये कि हमने ये निर्धारित किया था कि भारत में एक जैसा ही समय हो, अलग अलग समय जोन नहीं होने चाहिए, टाइम जोन जैसे कि रशिया में है, ऐसा ना हो। इसलिए हमने सुना कि भारत के बीच में से जो रेखा जाती है, जो 82.5 डिग्री की रेखा, ये जाती है इलाहाबाद के पास से जाती है, इलाहाबाद के पास नैनी है, नैनी के पास मिर्जापुर है, वहां से होकर के गुजरती है। तो उसको हमने प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रमुख यामोत्तर रेखा माना है, ताकि पूरे देश में एक जैसा समय सुनिश्चित हो। अब एक और क्वेश्चन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो पॉइंट ऐड कर सकते हो कि 82.5 डिग्री क्यों, 83 डिग्री हो सकती थी, 83 डिग्री हो सकती थी, 82 डिग्री हो सकती थी, ये 30 मिनट्स क्यों रखा बीच में। तो इसका कारण ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसमें एक सहमति बनी थी कि समय रेखा किसी भी देश की है वो 7.5 से डिवाइड होनी चाहिए, 7.5 से।
ताकि आधे घंटे का अंतर हो सके, जैसे आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, इस टाइप का अंतर होगा दो देशों के समय के बीच में। तो इसलिए हमने 82.5 डिग्री की जो समय रेखा है उसको हमने हमारी प्रमुख यमोत्त रेखा माना है। तो दो कारण हो गए, एक तो ये कि भारत के मध्य से गुजरती है, और दूसरा ये कि भारत के मध्य से गुजरने के साथ साथ पूरे देश में एक जैसा समय रखने के लिए हमने इसको लिया है। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी सहमति है कि वही रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा माना जाए किसी भी देश में जो 7.5 से विभाजित होती हो। ओके, तो हालांकि आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आप सिर्फ इतना ही उत्तर लिखोगे। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न हमारा बन रहा है, भारत के पड़ोसी देशों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये भी हमें क्योंकि 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, तो भारत की स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ, जबकि जो जलीय सीमा वो 2 पड़ोसी देशों के साथ लगती है, यानी कि 2 हमारे स्थलीय पड़ोसी देश है, 2 हमारे जलीय पड़ोसी देश है, यानी कि समुद्र में हम दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं, हिंद महासागर में 2 पड़ोसी देश हैं जो हमारे समुद्री पड़ोसी देश जिनको कह सकते हैं। तो 7 जमा 9 पड़ोसी देश है। इनमें से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। जैसा कि हमने पहले जो चैप्टर डिटेल में डिस्कस किया था उसमें भी हमने बात की थी कि बचपन में MBA किया, एक लाइन है जिसे हम सभी देशों के नाम सीरियल वाइज याद कर सकते हैं। वैसे बांग्लादेश सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ, और MBA में A आता है अफगानिस्तान, सबसे छोटी सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है। ओके, उसके बाद 2 पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है, वो भारत के जलीय तथा दक्षिणी पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में पड़ोसी देश है। श्रीलंका का मैप आपको अच्छे से पता है, और ऐसे ही लक्षद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में अगर हम भारत के मैप को इस तरीके से लें तो यहाँ पे लगभग श्रीलंका है, और यहाँ पर जो इस दिशा में यहाँ पर मालदीव है जो एशिया का सबसे छोटा देश है। तो यहाँ पर हमारे कुल 7 स्थलीय पड़ोसी देश है, 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी जो हमारी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। श्रीलंका और मालदीव भारत के 2 जलीय और दक्षिणी पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान और चीन को छोड़कर के सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध मधुर हैं। तो ये रहेगा कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमें एक टिप्पणी करनी है। उसके बाद 4th हमारा क्वेश्चन है कि भारत के द्वीप समूह पर टिप्पणी कीजिए। तो भारत की मुख्य भूमि के अलावा 2 द्वीप समूह भी है। जैसे आप सभी को पता है कि साउथ इंडिया में जाएं तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार आइलैंड है, और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है जो केरल के मालाबार तट के पास है। ओके, तो भारत की मुख्य भूमि के अलावा 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर, यानी कि काफ़ी छोटा है ये लक्षद्वीप समूह। कवरत्ती यहाँ की राजधानी है। यह द्वीप समूह जैव विविधता में काफ़ी धनी है, और पर्यटन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर हर वर्ष जाते हैं। तो यहाँ जैव विविधता वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। राजधानी कवरत्ती है, और कहाँ स्थित है? अरब सागर में। दूसरा जो द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका जो उत्तरी भाग है उसको अंडमान तथा दक्षिणी भाग को निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप समूह की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम जो बिंदु है, यानी कि सबसे नीचे वाला बिंदु है, अगर हम ऐसे बनाएं इनको तो सबसे साउदर्न जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का भी दक्षिणतम बिंदु था, है नहीं बल्कि था, क्योंकि 2004 की सुनामी के बाद वो अंडर वाटर हो गए, यानी कि जलमग्न हो चुका है। तो ये 6 डिग्री 45 मिनट पे था, यानी कि भारत की मुख्य भूमि कहाँ से शुरू होती है? 8 डिग्री 4 मिनट से ना, उससे भी नीचे, यानी कि ये भूमध्य रेखा के और ज़्यादा पास है। तो ये रहेगा भारत के द्वीप समूह पर एक नोट हमें लिखना था। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है, 5वां जो प्रश्न है कि प्राचीन समय से भारत के पश्चिमी देशों के साथ संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ये भी हमने 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखा है कि प्राचीन समय से भारत के पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध रहे हैं, अच्छे संबंध रहे हैं। दक्षिण भारत के पश्चिमी देशों के साथ मसालों का व्यापार विकसित अवस्था में था। दक्षिण भारत के साथ जो पश्चिमी देशों का मसालों का व्यापार था वो काफ़ी विकसित अवस्था में था सदियों पहले से। भारत के सूती वस्त्र की भी पश्चिमी देशों में बहुत अधिक मांग थी। इसके अलावा मलमल या जड़ी बूटियाँ थी, उनका भी व्यापार आपस में होता था। व्यापारिक संबंधों के साथ साथ पश्चिमी देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हमारा रहा है। कई विदेशी जो कह सकते हैं लेखक हैं वो भारत में आए हैं, और भारत के बारे में उन्होंने विदेशी भाषाओं में न केवल भारत की जो पुस्तकें हैं, भारत का इतिहास है, उसको उन्होंने अनुवादित किया है। तो भारत के संबंध कैसे रहे? घनिष्ठ रहे, पहली चीज़ हमें ये बतानी है। दूसरा ये कि हमारे जो व्यापारिक संबंध है वो काफ़ी मजबूत रहे। मसालों का व्यापार, सूती कपड़े का व्यापार, जड़ी बूटियों का व्यापार है वो
प्राचीन समय से हमारा और पश्चिमी देशों का आपस में रहा है, और इसके साथ साथ हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान भी रहा है। न केवल हमारे देश के जो लोग हैं वो विदेशों में जाते रहे हैं सांस्कृतिक पर्पज से, सांस्कृतिक उद्देश्य से, ऐसे ही विदेशी यात्रियों ने भी भारत का भ्रमण किया है। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन रहेगा, छठा जो प्रश्न है कि दिन और रात की अवधि में अंतर कश्मीर की अपेक्षा कन्याकुमारी में ज़्यादा महसूस क्यों होता है, ये हमें बताना है। कि दिन रात की अवधि है जो कन्याकुमारी वहाँ पे कम है जबकि कश्मीर में अधिक है, इसके कारण क्या है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के ऊपर। जैसे इसको हम ग्लोब मान लें तो यहाँ पर भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पर सूर्य पूरे वर्ष लगभग सीधा चमकता है, तो यहाँ पर दिन रात की अवधि है वो लगभग बराबर होती है। ओके, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, चाहे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, वैसे वैसे दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। कन्याकुमारी क्योंकि दक्षिण में है तो ये भूमध्य रेखा के पास स्थित है, जबकि कश्मीर वो भूमध्य रेखा से दूर है, इसलिए कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच में दिन रात की अवधि में अंतर है। जो कन्याकुमारी है क्योंकि भूमध्य रेखा के पास है तो दिन रात की अवधि में कम अंतर है, कश्मीर क्योंकि दूर है तो दिन रात की अवधि में ज़्यादा अंतर है। अगर हम चाइना की तरफ जाएं और ज़्यादा अंतर होगा, अगर हम रशिया की तरफ जाएं और ज़्यादा अंतर बढ़ेगा। ओके, तो इसलिए इनमें अंतर पाया जाता है। उसके बाद हमारा 7वां प्रश्न रहेगा। 7वां प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का बहुत महत्व है, कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए, हमें बताना है। तो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के कई सारे लाभ प्राप्त हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ हेडिंग लिखी है, आप अगर डिटेल में लिखना चाहो तो इसको डिटेल में थोड़ी व्याख्या भी की जा सकती है। पहला है सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहायक रहा है कि भारत की हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में हमारा जो देश की बात करें तो यहाँ पर मुख्य तौर पर साउथ इंडिया में तो हम हिंद महासागर के लगभग बीच में आ जाते हैं। ओके, ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी लंबी तटरेखा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस लंबी तटरेखा पर हमारी कई महत्वपूर्ण बंदरगाह रही हैं प्राचीन समय से। इनके द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है, चाहे वो हमारे पश्चिमी देश हो, पूर्वी एशियाई देश हो, अरब के देश हो, उनके साथ। तो एक पहला जो लाभ हमें प्राप्त हुआ कि सांस्कृतिक आदान प्रदान रहा है, जिसके कारण हमारे इन देशों के साथ प्राचीन समय से ही मधुर संबंध रहे हैं। न केवल दूसरे देशों की संस्कृतियां हमारे यहाँ पे पहुंची है, बल्कि हमारी संस्कृति भी दूसरे देशों में पहुंची है। जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है, जो जापान की तरफ हम बात करें या जो पश्चिमी एशिया की तरफ बात करें या पूर्वी एशिया की तरफ बात करें, तो विशेष तौर पर पूर्वी एशिया में या दक्षिण एशिया में जो फैला है वो यहीं से फैला है, इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर के उसका प्रचार प्रसार हुआ है। दूसरा ये कि व्यापारिक लाभ भी हमें प्राप्त है। इस लंबी बंदरगाह के ऊपर 12 प्रमुख और 185 से अधिक छोटे और मध्यम पतन या बंदरगाह है। ओके, इस लंबी तटरेखा पर कितनी लंबी तटरेखा है? 7516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। ओके, इसके ऊपर तो इससे हमें व्यापारिक लाभ भी प्राप्त होता रहा है प्राचीन समय में भी, अभी भी हमारा 95% जो व्यापार होता है, विदेशी व्यापार होता है, वो इन्हीं समुद्री रास्तों से होता है। तो व्यापारिक लाभ भी है। पहला, सांस्कृतिक आदान प्रदान में ये सहायता प्रदान करता रहा है और अब भी महत्वपूर्ण है। तीसरा, संसाधनों की प्राप्ति। हमें समुद्र से कई प्रकार के संसाधन भी मिलते हैं, जैसे नमक मुख्य तौर पर है, या फिर मछली पालन है, मत्स्य उत्पादन है, उसमें भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमें कई प्रकार के संसाधन है वो भी प्राप्त होते हैं समुद्र से। इसके अलावा 4th है सामरिक महत्व भी है। सामरिक महत्व, लंबी तटरेखा है तो देश के ऊपर किसी भी तरीके से हमला करना इतना आसान नहीं होता। दूसरा, हमारा लक्षद्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह है जो हिंद महासागर में स्थित है, ये भी हमारी सुरक्षा में बढ़ोतरी करते हैं क्योंकि वहाँ पर हम अपनी जो नौसेना है वो रख पाते हैं। तो सामरिक महत्व भी इसका देश की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, संसाधनों की प्राप्ति होती है और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी सहायक रहा है। तो आप अगर हेडिंग लिखोगे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो भी ये काफ़ी रहेगा। आप अगर थोड़ा सा डिटेल में मेंशन करना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। उसके बाद 8th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 8th क्वेश्चन हमारा है जिसमें हमें जो सोर्स बेस्ड पर्सन है यानी कि स्रोत आधारित पर्सन है, तो हमें एक पैसेज दिया गया है जिसमें बात की गई कि भारत कैसे विदेशों से जुड़ा रहा है, जिसको आप रीड कर सकते हो। उस पर आधारित 4 प्रश्न दिए गए, बेहद आसान सा है आज का हमारा जो सोर्स दिया गया। पहला जो प्रश्न है कि निम्न में से किस यातायात का प्रयोग भारत द्वारा विदेशों से संबंध स्थापित करने में किया जाता था? तो प्राचीन समय में भूमार्ग का उपयोग किया जाता था क्योंकि जल मार्गों की खोज काफी बाद में हुई थी। तो प्राचीन समय में जो हमारे व्यापारिक संबंध थे, सांस्कृतिक आदान प्रदान था, तो सबसे पहले केवल भूमार्गों से होकर के ही हमारा व्यापारिक या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो पाता था। तो बी रहेगा।
उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये भी बेहद आसान है। दशमलव प्रणाली की शुरुआत वो भारत में ही हुई थी। आपने सुना भी होगा, जीरो दिया मेरे भारत ने। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा हमारा थर्ड, भारतीय स्थापत्य कला पर किस पश्चिमी स्थापत्य शैली का प्रभाव आया? कि भारत की जो स्थापत्य कला है उस पर किस पश्चिमी स्थापत्य की शैली का प्रभाव आया? तो इसका उत्तर रहेगा यूनानी स्थापत्य शैली है, उससे हमारी शैली है वो प्रभावित रही है। प्राचीन समय में हम देखें तो यूनानी शैली का प्रभाव है वो काफ़ी अधिक दिखाई देता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ प्रश्न है, फोर्थ क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड में, इसमें सोर्स बेस्ड में, जो लास्ट भी है इस वर्कशीट का। प्राचीन समय में विभिन्न देशों को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। कि प्राचीन समय में हमारे देश के द्वारा दूसरे देशों में क्या क्या निर्यात किया जाता था, तो कुछ वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो उसमें मसाले, मलमल, सूती कपड़े, जड़ी बूटियाँ इत्यादि शामिल थे। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, ब्रेक के बाद थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके डाउट्स रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।